हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नए लेक्चर में। और चैप्टर है ये क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की सिविक्स जो पार्ट है उसका 4th चैप्टर है। इसका लेक्चर सेकंड है। इससे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देख चुके हैं, तो आज इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, यानी मीन्स 2 अंक वाले प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। प्रश्न पहला क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष आवश्यक सूचना आप लिए की ये है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर से क्वेश्चन आप लोग को आने वाला नहीं है। बस घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देगा और इसी में से क्वेश्चन पूछेगा और इससे बाहर से कहीं नहीं आएगा, इतना फिक्स है। आप अगर यूपी बोर्ड में हैं तो 100 आउट ऑफ 100% बोल रहा हूँ मैं। प्रश्न पहला, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उत्तर है इसका, एक राज्य जो किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होता है और जिसमें धर्म के आधार पर नागरिक के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जो किसी भी विशेष धर्म पर आधारित ना हो, जिसमें धर्म पर आधारित नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाता हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। उन्हें धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग समझिए धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं? जो पारिवारिक कानून है उससे आप क्या समझते हैं ये? तो सेकेंड क्वेश्चन है, पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक कानून क्या है? पारिवारिक कानून की परिभाषा दीजिए। ये सभी चीज़ें क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका उत्तर है विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे जुड़े मसलों पर संबंधित कानून पारिवारिक कानून कहलाता है। तो पारिवारिक कानून क्या कहलाता है? गोद लेना, तलाक लेना, उत्तराधिकारी जैसे मामलों में ये कानून काम आता है। हमारे देश में सभी धर्मों के पास अलग अलग और अपना खुद का पारिवारिक कानून होता है। हर धर्म होता है, जितने भी धर्म हैं हमारे देश में सभी के अलग अलग पारिवारिक कानून है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है, अलग अलग है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सांप्रदायिक राजनीति किसे कहते हैं? सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है, इसकी परिभाषा, ये सब क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तर है सांप्रदायिक राजनीति उस राजनीति को कहते हैं जिसमें उम्मीदवारों का चयन तथा मतदान आदि धर्मों के आधार पर किया जाता है। जो सांप्रदायिक राजनीति होती है उसमें लोगों का चयन मतदान आदि धर्म के आधार पर किया जाता है, धर्म को देख के वोट दिया जाता है। सांप्रदायिक राजनीति उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में संगठित किन्हीं 3 सांप्रदायिक राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। जो सांप्रदायिक राजनीतिक दल है उनका क्या है? अकाली दल पहला है, उत्तर है मुस्लिम लीग, तीसरा हिंदू महासभा। ये सब अपने राजनीति के आधार पे, धर्म के आधार पर वोट लेते हैं। मतलब ये सब दल बने हैं अपने पूरे देश में, तो जगह जगह पे हिंदू मुस्लिम सभी वाले दल बने हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, किन्हीं 2 समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने जात रहित समाज के लिए काम किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। तो उत्तर है, ये ऑप्शनल भी पूछा जाएगा, जिसमें इनका नाम दे दिया जाएगा, इनका भले से ना दिया जाए, इनका ज़्यादातर दिया जाता है, इनका बहुत कम दिया जाता है, बहुत एरर ही होता है कि ये आते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है, उत्तर देखें, ज्योतिबा फूले, दूसरा पेरियार, रामस्वामी वायकर, ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5th वाला देख लें। 2 समाज सुधारकों के नाम थे जो ज्योतिबा फूले हैं और पेरियार रामस्वामी वायकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6। पितृतंत्रात्मक समाज का क्या अर्थ है? पितृत्मक समाज क्या है, क्या नहीं है? तो परिभाषा उसकी जान ले। उत्तर है एक ऐसा समाज जिसमें पिता अथवा पुरुष को महिला की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, पितृत्मक समाज कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को पितृत्मक समाज पता चला है, जिसमें पिता और पुरुष को महिलाओं की तुलना में अधिक महत्वता दी जाती है। तो प्रश्न नंबर 7वां देखिए। 7वां क्या है? बहुत छोटा है। सन 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो उत्तर है 1000 पुरुष, 943 महिलाएं। तो देखिए लिंगानुपात में महिलाओं को जो भागीदारी है बहुत कम है, जबकि पुरुष 1000 हैं, महिलाएं बस 943 हैं। तो आप लोग अंदाजा इससे लगा सकते हैं
तो 1000 में से 943 माइनस कर दीजिए और जितने बचते हैं उतनी महिलाएं कम है पुरुषों से, जबकि हर साल का आंकड़ा है ये। प्रश्न नंबर 8वां, ये सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। ये सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए घातक क्या है, 2 कारण आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख लेंगे। ये सब इतना लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं होगी, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये 2 नंबर वाला है। इतना नहीं, ये तो पूरा एकदम डिटेलिंग दे दिया है, तो आप डिटेलिंग भी पढ़ लीजिए, लेकिन ये 2 बस लिख देंगे ना, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, चिंता मत कीजिए। तो उत्तर है, सांप्रदायिकता की समस्या तब उत्पन्न होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के विरुद्ध मोर्चा खोलने लगते हैं। तो ऐसा है, देखिए क्या है, तो पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के विरुद्ध मोर्चा खोलने लगते हैं। मतलब दूसरे धर्मों के विरुद्ध मोर्चा खोलते हैं और दूसरे धर्मावलंबियों के विरुद्ध मोर्चा जो खोलने के बाद अपने जो एकता होती है उसको मजबूत करते हैं। इसके 2 कारण इस प्रकार है। पहला, लोकतंत्र में जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के अनुयायियों को दबाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा भी होता है जैसे हिंदू मुस्लिम को दबाने का प्रयास करेंगे और मुस्लिम होंगे तो हिंदू को दबाने का प्रयास करेंगे, तो ये तो आम बात है ना। अब सेकंड क्या होता है, धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति को प्रश्रय देना। तो ये धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं, ना कि समानता को बढ़ावा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिए। उत्तर है, केरल में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर इसलिए कम है क्योंकि यह भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। शिक्षित लोग स्वास्थ्य रक्षा के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। हाँ, ये भी है, केरल सबसे ज़्यादा वहाँ शिशु मृत्यु दर भी कम है और वहाँ की जो साक्षरता दर है वो बहुत ऊपर है। वहाँ के लोग बहुत ही लिखे पढ़े होते हैं अन्य राज्यों की तुलना में, प्रदेशों की तुलना में। अब आइए 10वां देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो ये भी देख लीजिए। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले, इतना मान के चलिए। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। तो 2 कारण बताना है जो लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक क्यों है। तो उत्तर है, पहला, जातिवाद समाज में असमानता को बढ़ाता है। दूसरा, जातिवाद व्यवस्था वाले समाज में मतदान से चुनी हुई सरकार मूल्यों की बजाय जाति का पोषण करती है। तो जातिवादी व्यवस्था वाली जो समाज में जो जातिवाद होते हैं वो समाज में मतदान से चुनी हुई सरकार मूल्यों की बजाय जाति का प्रक्षोभ बढ़ाती है। मतलब जो वो अपने जैसे धर्म के लिए अच्छा काम करेंगे, दूसरे धर्म के लिए अच्छा नहीं काम करेंगे, ये सब चीज़ें होता है। क्वेश्चन नंबर 11, यानी प्रश्न 11वां लास्ट है आज का, मतलब इस लेक्चर का। इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न बचेंगे 3 अंक वाले। तो 11 देखिए, यदि सत्तारूढ़ दल धर्म को शासन का आधार मानता है तो उसके क्या हानि होगी? 2 तर्क दीजिए। तो आधार मानता है तो उससे क्या हानि होगी सत्तारूढ़ दल धर्म को जब, तो उसके 2 तर्क इस तरह है। पहला, ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ धर्म दल के धर्म के अलावा दूसरे धर्म के अनुयायियों का शोषण होगा। तो एक धर्म जो आपने आप उठाएगा दूसरे का दबाएगा, यही चीज़ होगा। दूसरा, ऐसे समाज में राज्य इतर धर्मावलंबियों को विकसित होने का कोई अवसर नहीं होता। ऐसे समाज में राज्य इतर धर्मावलंबियों को विकसित होने का कोई अवसर नहीं होता। अन्य कोई विकसित नहीं हो सकता, वही विकसित होगा जो सत्ता में रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में लघु उत्तरी प्रश्न कवर करेंगे जो 3 अंक के होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।